मेरा एक सवाल है, मुझे क्यों बैन किया? बैन हो गया ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ क्रिकेट चैनल ब्लॉक कर दिए हैं। ओ यार, शेम ऑन यू इंडिया। जय हिंद फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप सबको एक प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूं कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पे और अदर सोशल प्लेटफॉर्म यूजर्स पे जब से बैन लगा है, मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लाए हैं, लेकिन आज का ये वीडियो सबसे खास होने वाला है। इन सब वीडियोस का बाप होने वाला है मदर ऑफ ऑल वीडियोस, द अल्टीमेट वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ पूरा गेम प्लान, पूरा माफिया राज जो चल रहा था कंटेंट के रूप में, कंटेंट क्रिएटर्स के रूप में इंडियन व्यूज के ऊपर। ये सारा गेम क्या था, इसमें कितना पैसा इन्वॉल्व था, कैसे कैसे ये गेम चल रहा था, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। ये वीडियो सबसे बड़ा एक्सपोज वीडियो होने वाला है, तो जरूर इसे पूरा देखिएगा और इसे आगे बढ़ाइएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा इंडियंस देखें, ताकि जिनकी आंखें अभी तक नहीं खुली हैं उनकी भी खुल जाएं। सो वेलकम टू क्रिकेट फेमस एवरीबॉडी विद मी रुचिका, जहां मैं आपके लिए लाती हूं इंडियन क्रिकेट से जुड़े हर पहलू के बारे में कुछ ना कुछ, हर टाइप का, हर फ्लेवर का वीडियो। और आज का ये वीडियो इन द लाइन ऑफ वीडियोस दैट आई हैव मेड अबाउट दिस बैन जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया यूजर्स, एक्स यूजर्स, इंस्टाग्राम वगैरह सब पे लगा है, और उस सब का राज और उस सब का रीजन जो ये हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया है, ये आखिर क्यों किया है और आखिर क्यों ये इनएविटेबल था। ये है डिजिटल कॉलोनाइजेशन का सच। आप पूछेंगे कि डिजिटल कॉलोनाइजेशन क्या है, इस वीडियो में आपको यही पता चलेगा। साम्राज्यवाद, ये तो आपने सुना होगा। इंडिया एक कॉलोनी था, ब्रिटिश कॉलोनी था टिल 1947 जब हमें आजादी मिली। लेकिन कॉलोनाइजेशन का स्टार्ट कैसे हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी से, जिसने आकर इंडिया में, इंडिया की मार्केट में अपने गुड्स को बेचना शुरू किया। इंडिया से ही रॉ मटेरियल्स लिया, उसे अपनी फैक्ट्रीज में बनाया और उसके बाद उसे वापस इंडिया के लोगों में बेचा। यहां से वो कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ, जो धीरे धीरे एक तरह से पूरा की पूरी गुलामी के रूप में बदल गया। डिजिटल कॉलोनाइजेशन भी कुछ ऐसा ही है। इंडिया के कंटेंट, इंडिया के रॉ मटेरियल, जैसे कि इंडिया की क्रिकेट टीम के बारे में उनका डेटा एनालिसिस, ये सब लेना, उस पर अपना कंटेंट बनाना और फिर इंडिया को बेचना, इंडियंस को बेचना, यही है डिजिटल कॉलोनाइजेशन। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स एक तरह से हमारे कंट्री में एक स्पेशल स्टेटस एंजॉय कर रहे थे, किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थे। उनका फैन क्लब चल रहा था, उन्हें बहुत लोग पसंद करते थे, अलग अलग कारणों से, अलग अलग रीजन से उनके बारे में बहुत अच्छा सोचा जाता था हमारी कंट्री में, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उन्हें अपना मोड ऑफ एंटरटेनमेंट समझा जाता था। और ये भी आपको एंटरटेन करना खूब जानते थे। कभी सड़कों पर जाकर इंडिया इंडिया करना, इंडिया में या कभी आपकी टीम की तारीफ और अपनी टीम की और अपने प्लेयर की बुराइयां करना। ओ भाई साहब, वैभव सूर्यवंशी, वो भी प्लेयर्स के साथ कंपैरिजन करना। जिम्बू बेटा, मेरे घंटे का जिम्बू, तूने जिंदगी में मुझे बता दे इस तरह की नहीं खेली हो। वो इधर भाई 14 साल का लड़का बाबर आजम से 1000 गुना बेहतर खेल गया। या अपने प्लेयर्स को गाली देना। घंटा बजा दिया उन्होंने, और ये घंटे का किंग दे रहा थी। आपने ये घंटे का किंग, नॉट टू मेंशन हार जाने पर इस तरह से रोना धोना। कोई हमारे इमोशंस नहीं है, कोई हमारी फीलिंग्स नहीं है। कैसे वो जश्न मना रहे, कैसे वो नाच रहे, मुझे कुछ देख के कुछ हो रहा है। बस कुछ लम्हों की थी जब विराट रोहित आउट हो, उसके बाद नहीं पता था कि ये हो जाएगा भाई। यार अब क्या कर सकते। इन्हें ये सब आता था और ये सब हमें भाता भी था, हमें अच्छा लगता था, और इसीलिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जाने कितने सारे यूट्यूबर्स आ गए पाकिस्तान से आपसे इसी कंटेंट पे बात करने के लिए। और आप भी इन्हें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 1000 नहीं, लाखों व्यूज देने लग गए। और इससे नुकसान हुआ आप ही के कंट्री का। कितना नुकसान हुआ ये मैं आगे चल के बताती हूँ।
लेकिन पहले देखिए कि कैसे इनका ये गेम प्लान स्टार्ट हुआ। YouTube एक ऐसा माध्यम है जिसपे हम एंटरटेनमेंट, रियल लाइफ एंटरटेनमेंट, रियलिटी टीवी एक तरह का देख सकते हैं। इस पे हम एक्टिंग नहीं बल्कि रियल पीपल को देखते हैं, एक्टर्स नहीं बल्कि रियल पीपल को देखते हैं, और इसीलिए शायद एक कनेक्शन मिल जाता है और इसीलिए हमें ये पसंद आता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म का ज्यादा यूज इंडियंस ने करना शुरू किया कोविड के लॉकडाउन के बाद, जब घर में बैठे हुए लोगों को एंटरटेनमेंट की जरूरत थी, अपार्ट फ्रॉम जस्ट नेटफ्लिक्स या जो टीवी पर आ रहा है वो सब, क्योंकि वो भी ऑब्वियसली पुराना था, क्योंकि उसमें जो भी आप देख रहे थे वो पहले ही शूट हो चुका था, क्योंकि शूटिंग वगैरह भी तो बंद थी। लेकिन रियल लाइफ पीपल वो अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ऐसी बातें सुनना हमें पसंद आता था, इसीलिए हम लोग यूट्यूब पे ज्यादा जाने लगे। अब यूट्यूब का जो यूजेज था वो इतना बढ़ गया कि इंडिया यूट्यूब की सबसे बड़ी मार्केट बन गया। आज की डेट में इंडिया के यूजर्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर जो लोग यूट्यूब को यूज करते हैं वो दुनिया में नंबर 1 है, यानी कि सबसे ज्यादा है। नंबर 2 पर आता है अमेरिका, जो हमसे कम से कम आधा पीछे है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है यूट्यूब के लिए इंडिया की, और इसीलिए ये बहुत खास भी है। लेकिन इस मार्केट को कोई पर्टिकुलरली टारगेट नहीं करता है। इस मार्केट का अपना मन है, अपने व्यूज हैं, जो जिसको भी दे उनकी अपनी मर्जी। चाहे वो कुकिंग शोज हो जो इंटरनेशनल भी हो सकते हैं और डोमेस्टिक भी, यानी कि इंडियन भी, या फिर एजुकेशन रिलेटेड हो या एंटरटेनमेंट रिलेटेड, हम अपनी मर्जी से किसी भी कंट्री के कंटेंट को देखने को तैयार थे। लेकिन फिर इस पर आंख बैठी पाकिस्तान और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की। पहले यूट्यूब पाकिस्तान में बैन हुआ करता था, कोई 2-3 साल इसे वहां पर बैन कर दिया गया। लेकिन फिर जिस वजह के कारण उसे बैन किया गया था, उस वजह को नजरअंदाज करके इसे वापस खोल दिया गया, और फिर एक भरमार शुरू हो गई वीडियोस की, जो पहले तो अपनी ही कंट्री तक सीमित थे, लेकिन फिर डिस्कवर किया इन्होंने इंडियन मार्केट। ये हुआ 2022 के वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट यूट्यूबर्स की दुनिया में, और उससे थोड़ा पहले ही लेट्स कॉल इट सड़क छाप दुनिया में, जिसमें पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को रियलाइज हुआ कि कैसे इंडियंस बेताब है जानने के लिए कि पाकिस्तान की पब्लिक, जनरल पब्लिक कैसे रहती है, क्या सोचती है हमारे बारे में, इंडियंस के बारे में क्या सोचती है, उनका क्या ख्याल है। कहीं ना कहीं एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हम में आ गया। उनकी ये बातें सुनना हमें अच्छा लगने लगा जब वो अपने आप से कंपेयर करके कहने लगे कि हम कितना आगे निकल गए और वो खुद कितना पीछे रह गए। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हाँ। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे, चांद पे पानी है, पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। इंडिया की सैटेलाइट चांद पे तो क्या मरीख पे भी लैंड कर सकती है। उनकी पॉलिसियाँ ऐसी हैं कि उनका जो भी हुक्मरान आता है वो मुल्क के लिए सोचता है। चांद पे पहुंच गया, अंदाजा लगाएं कि इंडिया चांद पे पहुंचा हुआ है। हम बीच में ही फंसे हुए हैं, अभी अपनी लड़ाइयों में पड़े हुए हैं। इसका फायदा उठाया उन सड़क छाप यानी कि रोड गोइंग यूट्यूबर्स ने, जिन्होंने माइक लेकर, कैमरामैन उठाकर और कहीं ना कहीं एक बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी मैन उठाकर सड़कों पर जा जाकर लोगों से पूछा, एक सवाल दिया जिसके जवाब जाने उन्होंने, जिसकी प्रतिक्रिया जानी अपने लोगों से, अपने रेगुलर कॉमन मैन से। और कहीं वो कॉमन मैन इंडिया की फेवर में बात करता था और कभी वो गाली भी देता था, लेकिन हमें वो एंटरटेनमेंट लगता था। और फिर बात इतनी बढ़ गई कि जब उन्होंने रियलाइज किया कि वो हर बार जाकर हर टॉपिक पे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, क्योंकि ऐसा भी तो है कि उनको शायद इसके आंसर्स ही ना मालूम हो, उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही ना हो, इसीलिए उन्होंने स्क्रिप्ट लिखकर बाकायदा स्क्रिप्ट देने लग गए अपने लोगों को और बोला आपको ये बोलना है। ऐसा कई वीडियोस में प्रतीत भी हुआ, सिर्फ और सिर्फ उन व्यूज के लिए जो उनको आपसे मिल रहे थे। और फिर आए क्रिकेट यूट्यूबर्स, जिन्होंने रियलाइज किया कि हाँ, इंडिया की टीम तो बढ़िया है और हमारी टीम बेकार, लेकिन जहां हम कभी भी इंडिया टीम की तारीफें नहीं कर सकते थे अगर हमसे खुद पर्सनली पूछा जाए, तो आज के दिन में अगर हम ये तारीफें करते हैं, अपनी टीम से कंपेयर करते हैं, अपनी टीम का रोना रोते हैं या कोई हंसी मजाक की हरकत करते हैं, कोई उल जलूल हरकत करते हैं, तो बस व्यूज ही व्यूज एंड इन टर्न पैसा ही पैसा। और बस एज ऑडियंस यू वर हुक्ड एंड यू केप्ट ऑन वॉचिंग देम। आपको लग गई लत, और ये लत आसानी से जाने वाली नहीं थी। अब आप ये खेल कितना बड़ा था ये समझिए। जब ये सामने आ गया कि पाकिस्तान की मार्केट यानी कि इंडिया के ऊपर, इंडिया की मार्केट जो पैसा खर्च रही है और पाकिस्तान का कंटेंट क्रिएशन का जो काम है
वो इतना ज्यादा फायदेमंद है, उसमें इतना पैसा इन्वॉल्व है, तो यहां पर दूसरी पावर्स ने, दूसरी शक्तियों ने भी आकर हिस्सा डालना शुरू कर दिया। मैं बात कर रही हूं कुछ ऐसी कॉर्पोरेट्स, कुछ ऐसी कंपनीज की जिन्होंने यहां पर आकर इन यूट्यूबर्स की सपोर्ट करी ताकि ये और ऐसा कंटेंट बना पाए, बेहतर कर पाए और ज्यादा व्यूज और कमाई ला पाए इंडिया से। मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें मैंने आपको एक यूट्यूबर की सुपर चैट की कमाई दिखाई थी। अब आप सोचिए कि ऐसे ही कितने सारे और यूट्यूबर्स थे जो लाइव टेलीकास्ट करते थे, लाइव स्ट्रीम करते थे और उस पर सुपर चैट्स पाते थे आप लोगों से, एनआरआई से, हर जगह से, और इतना पैसा कमाते थे कि जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान में, यानी कि अगर आप पाकिस्तान में बेस्ड हैं तो उस रीजन में सुपर चैट्स एज अ फीचर तो यूट्यूब की तरफ से अवेलेबल ही नहीं है। तो फिर वो ऐसा कैसे कर पाते थे? यहां वो काम लेते थे, यहां वो हेल्प लेते थे कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट मैनेजमेंट कंपनीज की। इन कंपनीज का काम था सड़क पे जाने वाले यूट्यूबर्स की प्रोटेक्शन का, उन्हें कोई ना कोई बॉडीगार्ड एक्सेट्रा देने का, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो सड़क पे जा रही हैं और एक तरह की सेलिब्रिटीज हैं, लेडीज हैं, तो उनके साथ कुछ उल्टा सीधा भी हो सकता है। कैमरामैन साथ में रखने का, शायद मेकअप वगैरह का भी काम करते हो वो लोग। ऊपर से क्या स्क्रिप्ट देना है, क्या पूछवाना है, क्या चाहिए कि वो बोले सामने वाला इंसान, वो सब भी प्रोवाइड करना। और इन क्रिकेट यूट्यूबर्स को जो सुपर चैट्स लेते थे उनके लिए एक ऐसी बेस प्रोवाइड करना, एक ऐसा एड्रेस प्रोवाइड करना जहां पर सुपर चैट्स मना ना हो। तो ये कंपनी ज्यादातर यूएई बेस्ड होती हैं। इसका मेरे पास कोई ठोस प्रूफ नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि मैं जो कह रही हूं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, 99% सही है। ये तो बात मैं आपको सामने दिखा देती हूँ स्क्रीनशॉट लगाकर कि सुपर चैट्स पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। इसके लिए जरूरी है इनको एक ऐसा एड्रेस दिखाना जहां पे सुपर चैट्स अवेलेबल हो। लेकिन ये भी एक लंबा प्रोसेस है क्योंकि यूट्यूब अच्छे से, यानी कि गूगल अच्छे से वेरीफाई करता है। तो यूट्यूब खोलने के लिए और इसे मोनेटाइज करने के लिए आपको चाहिए एडसेंस अकाउंट, गूगल एडसेंस अकाउंट। गूगल एडसेंस वो यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है जहां से आपको, चाहे आपका कोई वेबसाइट हो या यूट्यूब चैनल हो, पैसे आएंगे थ्रू एडवर्टीजमेंट्स। ये एडसेंस अकाउंट आप लिंक करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के साथ और तब आपको पैसे यूट्यूब से जो आपने कमाए हैं वो इस एडसेंस अकाउंट में आएंगे। एडसेंस अकाउंट का वेरिफिकेशन होता है, उसका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, जिसके लिए बाकायदा पोस्ट से चिट्ठी आती है और उसमें एक पिन नंबर आता है जो डालने के बाद ही आपका चैनल वेरीफाई होता है, आपका एड्रेस वेरीफाई होता है। और ये जो एडसेंस अकाउंट का एड्रेस है, इसी एडसेंस अकाउंट के साथ आपको लिंक करना है आपका बैंक अकाउंट, और वो बैंक अकाउंट का एड्रेस और इस एडसेंस का अकाउंट एड्रेस भी सेम होना चाहिए। यानी कि ये साफ है कि ये दोनों एड्रेस पाकिस्तान के नहीं हो सकते। तो इसमें वो यूएई की कंपनी इनकी मदद करती थी क्योंकि वो एड्रेस, नाम, सब कुछ उस कंपनी का था जिनके साथ ये टाइड अप थे। और बस ये एडसेंस अकाउंट इन्होंने अपने अकाउंट से लिंक किया हुआ था। ऑब्वियसली इस सारे काम का पैसा जाता था इस कंपनी को भी, और इसीलिए ये कंपनी ना सिर्फ इनके चैनल को प्रमोट करने का काम करती थी बल्कि कंपटीशन को हटाने का भी काम करती है। यानी कि मेरे जैसे इंडियन यूट्यूबर्स, रवीश बिष्ट जैसे इंडियन यूट्यूबर्स और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स जो क्रिकेट की अरीना में या किसी भी और अरीना में आकर इनकी धांधलेबाजी को एक्सपोज करना चाहें या इनके अरीना पर ही आना चाहें, उन जैसे लोगों को आगे ना बढ़ने देना, ये भी इनका काम था। ये कैसे करते थे? आप सबको मालूम है कि गूगल अकाउंट फ्री है, तो इन्होंने बिठा रखे हैं 10 या 15 लोग अपनी कंपनी में जिन्होंने खोल रखे हैं और 10-15 अकाउंट्स, और उन 10-15 अकाउंट से ना सिर्फ ये जाकर अपने एसोसिएटेड चैनल्स जैसे कि रिजवान हैदर या सवेरा पाशा, इनके चैनल्स पर जाकर अच्छे कमेंट्स कर इन्हें सुपर चैट्स देना, क्योंकि अगर आप एक सुपर चैट दोगे तो जो देखने वाले हैं वो सोचेंगे कि अगर सुपर चैट देने से मेरा कमेंट ऊपर आता है, मेरा नाम लिया जाता है, तो मैं भी सुपर चैट देता हूं। तो वहां से उसको ट्रिगर करने का काम इनका होता था, अच्छे कमेंट्स लिखने का काम इनका होता था। और वहीं मेरे जैसे यूट्यूबर्स के चैनल्स पर आकर हमें रिपोर्ट करना, हमें मास रिपोर्ट करना। सोचिए वो 10 लोग अपने 10 अकाउंट से या 100 अकाउंट से, जो 10-10 अकाउंट उन्होंने खोले हुए हैं, हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, मास रिपोर्ट कर रहे हैं, तो यूट्यूब को लगेगा कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं और वो हमारा
चैनल हमारा वीडियो प्रमोट नहीं करेगा, आगे नहीं दिखाएगा। इस तरह से वो दोनों काम कर रहे थे, डिमांड को भी बढ़ा रहे थे और सप्लाई को भी रोक रहे थे, ताकि इन्हीं की मोनोपोली बनी रहे इस मार्केट पर। सिंपल इकोनॉमिक्स, घाटा लेकिन इंडिया का। लेकिन अब जब ये व्यूज इतने कम हो गए हैं तो आई एम श्योर कि इन कंपनीज का भी दुकान इन यूट्यूबर्स के साथ ही बंद होने वाला है, शटर डाउन होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली ये यूट्यूबर्स अब इस कंपनी का कमीशन या जितना भी पैसा इन्हें देना होता था वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर ये उस कंपनी को बंद कर देंगे, उसके साथ एसोसिएशन बंद कर देंगे, इस कंपनी का भी पैसा आना बंद हो जाएगा और इसका भी शटर डाउन हो जाएगा। तो ये तो था एक तरीका एक प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पर भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, लेकिन वहां पर एसोसिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब की तरह या एक्स की तरह फेसबुक और इंस्टाग्राम आपको खुद पैसे नहीं देते, वो आपको दूसरी कंपनी से जिनके एड्स आप खुद करो उनसे जुड़कर ही आपको पैसे मिल सकते हैं उन कंपनीज के द्वारा। लेकिन यूट्यूब और एक्स ये दोनों आपको पैसे देते हैं व्यूज के हिसाब से, रीच के हिसाब से, और इसीलिए हम दूसरे नंबर पर आते हैं एक्स पर। एक्स पर इनका धंधा कुछ अलग तरह से चल रहा था। वहां पे इनको आता था इंडिया को ट्रिगर करना, इंडियंस को ट्रिगर करना, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट्स उतनी ज्यादा रीच। एक्स यूट्यूब की तरह नहीं है जहां पर सब कुछ मॉनिटर्ड है, सेंसर्ड है, वहां पर आप कुछ भी कह सकते हैं, चाहे अनाप शनाप हो, चाहे गालियां हो, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ता है एक्स पे। और इसीलिए ये लोग कुछ ऐसी भाषा, कुछ ऐसा कमेंट या ऐसी चीज लिख देते थे जिससे हम इंडियंस ट्रिगर हो जाते थे और दे गालियां पर दे गालियां, लेकिन उन्हीं गालियों के इन्हें पैसे मिलते थे। इसमें सबसे प्रोमिनेंट स्टार है फरीद खान, जिन्हें खुद इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, और वो भी इसीलिए एक्स पर जाकर अपने प्लेयर्स को बढ़ाना और इंडिया के प्लेयर्स को, इवन एक्स क्रिकेटर्स को जैसे हरभजन सिंह को खूब गालियां देना, खूब उल्टा सीधा कहना, और कोई भी बात हो घुमा फिरा कर इंडिया के साथ लिंक कर देना और किसी ना किसी तरीके से इंडिया की रीच लेना इन्हें बखूबी आता था। और इसीलिए ये कह सकते हैं कि इनका भी सारा पैसा इंडिया से आता था। एक बार तो इन पर गाज गिरते गिरते बची और तब इन्होंने एक अपॉलॉजी लेटर लिखा जिसमें कहा कि मेरे कंटेंट क्रिएटर्स, मेरे जो हैंडल यूजर्स हैं, उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया था जो शायद ऑफेंसिव हो गया एंड मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। तो आप खुद सोचिए कि इनका क्या एक्स इतना बड़ा है कि एक तरह की कंपनी खोली हुई है इन्होंने, जिसमें इनके पास बहुत सारे हैंडलर्स हैं, जिसमें से कुछ इन्होंने उस टाइम फायर कर दिए अकॉर्डिंग टू हिज ओन वर्ड्स। और अब जब ये बैन हुए हैं तो कह रहे हैं कि अपनी लीगल टीम से बात करके इस बैन को भी हटाएंगे। और यही नहीं, इनके जैसे बहुत सारे और सो कॉल्ड जर्नलिस्ट / एक्स यूजर्स, सोशल मीडिया यूजर्स, जो इंडिया को सिर्फ गाली देते थे और उनके नाम पे पैसे कमाते थे, रीच लेते थे, और ट्विटर उनको भर भर के पैसे देता था। अब आप पूछेंगे कि कितना पैसा, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ट्विटर के अर्निंग्स साफ नहीं है क्योंकि ट्विटर वहां पर बैंड है, लेकिन यूट्यूब से आप देख सकते हैं कि कितना पैसा आ रहा था इनके क्रिएटर्स के पास। 100K यानी कि $100,000 to $2.3 million पर मंथ बेस्ड ऑन चैनल साइज एंड ऑडियंस एंगेजमेंट। और इसमें से इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना था? अकॉर्डिंग टू ChatGPT, प्री बैन एरा में इंडिया कुछ यूजर्स के, कुछ क्रिएटर्स के बेस को 60 to 70% उनका इनकम इंडिया से आ रहा था। इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन ऑडियंसेस। तो आप खुद ही हिसाब लगा दीजिए कि ये कितना पैसा है। इंडिया ने पैसे की बारिश की है पाकिस्तान पर बिकॉज ऑफ डिजिटल कॉलोनाइजेशन, बिकॉज ऑफ डिजिटल कंटेंट कंजम्पशन। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही सही, लेकिन मैं तो इस बात की शुक्रगुजार हूं कि इंडियन गवर्नमेंट का इस ओर ध्यान गया, जिसे खींचने की हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे। मैं, रवीश सर और हमारे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स जिन्होंने जान लिया था इस धांधलेबाजी का सच। और पिछले साल अगस्त के महीने में मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपकी आंखें खोलने की कोशिश की थी, लेकिन ऑब्वियसली सरकार को कदम उठाना पड़ा, इंटरवीन करना पड़ा, तभी जाकर लगा इतना बड़ा डेंट इनके व्यूज में और इनके पैसे में। लेकिन आप समझ सकते हैं इनकी तड़प, इनकी बेचैनी, इनका हाल, जो ये बाज नहीं आ रहे हैं, और इसीलिए नए नए चैनल्स खोलकर, नए नए प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वही कोशिश कर रहे हैं आपको फिर लुभाने की, आपके व्यूज फिर पाने की। इंस्टाग्राम पर भी इनकी रीच आप लोगों तक जो थी
उसके हिसाब से ऐसा हो सकता था कि इंडियन कंपनीज ही इनके साथ टाई अप करती, इनके एक्टर्स के साथ, जैसे हानिया आमिर जिन्होंने ये पोस्ट लगाया था अपने इंस्टाग्राम पर बैन हो जाने के बाद। शायद ये कहीं ना कहीं कहना चाह रही थी कि यहाँ तो मैं अवेलेबल हूं, और एक तरह से कंपनीज को कह रही थी कि यहाँ पर आप मेरे साथ टाई अप कर सकते हो, क्योंकि पैसा तो किसी भी तरह कमाना है। इनकी व्यूज की गिरावट से एक बात तो साफ हो गई है कि इंडिया इन्हें 55-60 नहीं बल्कि 90 से भी ज्यादा % व्यूज दे रहा था, एंड इन टर्न पैसे दे रहा था, क्योंकि अगर इनका कंटेंट इतना ही अच्छा है तो इनके खुद के लोग भी तो इन्हें देख सकते थे, लेकिन वहां से इन्हें व्यूज ना के बराबर आ रहे हैं। तो अब अपनी जमा पूंजी से ये थोड़ी देर तक तैरने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पानी इतना ज्यादा है कि अब ये डूबेंगे ही डूबेंगे, और इनके साथ डूबेंगी वो कंपनीज जो ट्राई कर रही हैं अब भी किसी तरह से अफलोट रहने का, लेकिन रहने वाली नहीं है, क्योंकि जो ये गलत फहमी पाल के रखे हैं कि ये बैन शायद आज नहीं तो कल हट जाएगा, वो गलत फहमी ही है। ये बैन हटने वाला नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को भी समझ आ गया है इस पूरे खेल का सच, और जितना पैसा इसमें इन्वॉल्व है सब समझ आ चुका है, और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट अब इन यूट्यूबर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं इन पर तो बैन जो लगा है उसे हटाने वाली नहीं है, बल्कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ कोशिश किया जिसमें ये दोबारा दूसरे चैनल्स के थ्रू आने की कोशिश करेंगे, जो अब भी कर रहे हैं, धीरे धीरे उन पर भी बैन लग जाएगा। क्योंकि माने या ना माने इनकी हरकतें जो हैं वो अंडर द रेडार आ गई हैं, अंडर द आई ऑफ इंडियन गवर्नमेंट आ गई हैं, और अब ये बचकर कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन इस सब में आ जाते हैं हम लोग, हम जो अब परेशान हैं, जो इन्हें नहीं देख पा रहे, हम जो अब गाली खाने के बाद भी बाज नहीं आ रहे और अब भी चाहते हैं कि किसी तरीके से इनके ये बैन हट जाएं ताकि हम इन्हें देख पाएं, या VPN वगैरह लगाकर इन पर फिर अपने व्यूज की बौछार करने को उत्सुक हैं। तो अगर आप उनमें से एक हैं तो पूछिए अपने आप से, क्या ये सचमुच इतने अच्छे यूट्यूबर्स, इतने अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं कि आप इनके बिना रह नहीं सकते? क्या ये सचमुच आपको ऐसा एनालिसिस या ऐसा कुछ इंसाइट या ऐसी कोई नॉलेज देते हैं जिसके बिना आपका काम, आपकी जिंदगी अधूरी है? क्या ये सचमुच आपकी जिंदगी में किसी भी तरह का वैल्यू ऐड कर रहे हैं? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो बेशक इन्हें लगा के VPN आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इनका जवाब ना ही होगा। सिवाय एक डोपामीन एडिक्शन के, सिवाय एक एंटरटेनमेंट फैक्टर के, आपको इनसे कुछ नहीं मिल रहा। और अब जब वो नहीं मिल रहा है तो आपको रियलाइज भी हो रहा है कि आपको जो लत लग गई थी वो बुरी लत थी और वो आपका नुकसान ही कर रही थी। तो पहचानिए इस नुकसान को और बंद कीजिए इन्हें इवन VPN वगैरह के थ्रू भी देखना। और अगर आप NRI हैं तो भी जानिए कि ये आपके लिए कितना नुकसानदेह है, और आपके देश के लिए भी। तो बंद कीजिए इन्हें व्यूज देना, सुपर चैट्स देना, और इनकी दुकान तो पूरी तरह बंद कर दीजिए। शायद मुझे तब चैन की सांस आएगी जब मैं जानूंगी कि इन्होंने प्लेटफॉर्म्स को बिल्कुल छोड़ दिया है और अब ये अपने पुराने धंधों पे, जो शायद किसी दुकान पे बैठना या ऐसा कोई छोटा मोटा धंधा करना, उस पर आ चुके हैं। सो आई होप आई मेड माई मैसेज क्लियर एंड आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर हाँ तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे अपनी राय भी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।